आज के समय में भारत को लोग रीति रिवाज, भगवान और संस्कृति के लिए जानते हैं। कुछ का कहना है कि भारत ने पुराने कल्चर को आज तक नहीं छोड़ा है, जो कि बिल्कुल सच भी है। लेकिन भारत के अलावा भी एक ऐसा देश है जिसने आज भी अपने पुराने कल्चर को संभाल कर रखा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप में बसे हुए देश आयरलैंड की। दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज देने वाला ये देश अपनी कुछ अजीबोगरीब चीजों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के उड़ते हुए फूड डिलीवर ड्रोन्स और सुपर हाईटेक मशीन आदि को देखकर लगता है कि जैसे आयरलैंड शुरुआत से ही ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात तब की है जब रोमन्स दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटेन के तट पर आयरलैंड नामक एक छोटे से द्वीप पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और रोमन्स की नजरों से दुनिया का एक खूबसूरत खजाना छूट गया और आयरलैंड दुनिया की नजरों से अनजान रह गया। लेकिन जब रोम का पतन शुरू हुआ तो उसके बाद कुछ अनजान लोग इस खूबसूरत जगह पर आए। आयरलैंड के शुरुआती दौर से ही यहाँ पर कला और साहित्य को एक अलग पहचान दी गई। असल में आयरलैंड में पश्चिमी तट पर जो लोग आकर बसे थे वो शिकारी थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए यहाँ पर भटकते हुए आए थे। ये लोग कहाँ से आए इस बारे में कुछ नहीं पता। इस जगह पर समुद्री किनारे होने के कारण यहाँ इन शिकारियों को खाना आसानी से मिल जाता था। इतिहासकारों की माने तो ये खानाबदोश थे। कुछ समय बाद यही लोग यहाँ पर घर बनाकर पूर्णतः रहने लगे और खेतीबाड़ी करने लगे। इन्हीं खेती करने वाले लोगों ने यहाँ पर एक देवी की पूजा शुरू की। लोगों का मानना था कि यहाँ पर शांति और सुकून केवल और केवल एक देवी की वजह से है, जिसे आयरलैंड की देवी कहा जाता है। बाद में लोगों ने इन्हें आयरिस देवी कहा। इसी वजह से आयरलैंड को आयरिस भी कहा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटेन में ईसाइयों ने ईसाई धर्म के लिए लड़ाई शुरू की और कत्लेआम मचाकर आयरलैंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म ने आयरिस देवी को मानने वाले लोगों को चर्चों और मठों के आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित करके देश को बदल दिया। उसके बाद कई शताब्दियों तक यहाँ पर तरह तरह की शिक्षाएं दी गई। आयरलैंड के कई लोग भिक्षु बनकर दूर दूर तक आयरलैंड के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और उसी के बाद असली आयरलैंड की शुरुआत हुई। लेकिन तभी आयरलैंड पर एक और आफत टूट पड़ी और वो थे वाइकिंग्स। वाइकिंग्स ने आयरलैंड पर हमला किया और सभी चर्चों और मठों को नष्ट कर दिया। ये हमला ऐसा खतरनाक हमला था कि पूरा आयरलैंड कांप उठा था। लेकिन उसके बाद वाइकिंग्स ने अपने हिसाब से आयरलैंड का निर्माण किया और यहाँ पर राज्य व्यवस्था को शुरू किया। इससे आयरलैंड को बहुत फायदा हुआ। राज्य व्यवस्था शुरू होने से आयरलैंड में रहन सहन अच्छा हो गया। आयरलैंड में राजसी प्रवृत्ति शुरू हो गई। आयरलैंड में राजा चुने जाने लगे, लेकिन हमेशा राजा किसी वाइकिंग्स को ही बनाया जाता था क्योंकि वहाँ पर उनका राज था। उसके बाद सदियों तक वाइकिंग्स ने ही यहाँ पर राज किया। हालांकि ब्रिटिशर्स और एंग्लो इंडियन ने वाइकिंग्स से बदला लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इन सब की आड़ में आयरलैंड में कुछ नई चीजों का आगमन भी हुआ, जैसे कि हथियार, महिलाओं की तस्करी और देह व्यापार आदि। देह व्यापार तो बहुत तेजी से पनपने लगा। हालत ये हो गई थी कि हर मोहल्ले की गली में देह व्यापार हो रहा था। वाइकिंग्स को इस बात की पूरी खबर थी क्योंकि वही इस चीज को बढ़ा रहे थे और उन्हें इन कामों में मजा आ रहा था। हालांकि सड़कों पर सेक्स ब्रिटिशर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात से आपत्ति जताते थे क्योंकि आयरिश लड़कियों के साथ अक्सर वाइकिंग्स रहते थे। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इन सब के खिलाफ थे, इसलिए आए दिन कोई ना कोई युद्ध होता रहता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स आयरलैंड की लड़कियों का भला चाहते थे। असल में बड़े ब्रिटिशर्स अधिकारी आयरलैंड को ब्रिटेन में मिलाना चाहते थे। आयरिश की लड़कियां यानी कि आयरलैंड की लड़कियां देखने में बहुत खूबसूरत है। सभी को पता है कि आयरलैंड जगह देखने में भी बहुत खूबसूरत है और उस समय आयरलैंड और यूनान के बीच व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत थे, जिस कारण आयरलैंड को फाइनेंशियली अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था और उसी से ही आयरलैंड का विकास भी हो रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि आयरलैंड जैसी जगह उनके हाथ से जाए। हालांकि पूरे आयरलैंड में ईसाई धर्म का फैलाव अच्छे से हो चुका था। इन सब के अलावा उस समय एक नई चीज की खबरें पूरे यूरोप में उड़ रही थी। असल में आयरलैंड में कंट्री मिथ में एक तारा हिल है। इसी इलाके में पत्थरों का एक चौड़ा घेरा बना हुआ है। वहाँ के लोग इसे रहस्यमय पत्थर के रूप में जानते हैं। इसे लियाफेल और स्टोन ऑफ लक यानी कि भाग्य का पत्थर भी कहा जाता है। वहाँ के लोग इसकी पूजा भी करते हैं। 1632 से 1636 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी भिक्षुओं के एक प्राचीन दस्तावेज द माइनर्स ऑफ द फोर्स मास्टर्स के अनुसार कुछ खास जादुई ताकत रखने वाले ग्रुप के नेता तूथा डी देनन ने इसे स्थापित किया था। ये दस्तावेज 632 से 636 में लिखा गया था।
टूथाडी देनन का मतलब होता है देवी दानू के बच्चे। उन्होंने 1897 बीसी से 1700 बीसी तक आयरलैंड पर शासन किया था। ईसाई भिक्षुओं ने पत्थर को प्रजनन क्षमता की प्रतीक मूर्ति के रूप में देखा। ये इतना महत्वपूर्ण पत्थर था कि इसका उपयोग 500 ईस्वी तक सभी आयरिश राजाओं के राज्याभिषेक के लिए किया गया था। यूरोपीय परंपरा में देवी दानू एक नदी की देवी थी। डैन्यूब, डॉन, डनीपर और डिनिस्टर नदी भी इसी से जुड़ी हुई है। कुछ आयरिश ग्रंथ में इस देवी के पिता को दग्धा और वहां का सबसे अच्छा देवता माना जाता है। वैदिक परंपरा में दानू देवी का जिक्र मिलता है, जो दक्ष की बेटी और कश्यप मुनि की पत्नी थी, जो नदियों की देवी थी। संस्कृत में दानू शब्द का अर्थ है बहने वाला पानी। दक्ष की 2 बेटियां थी। उनकी दूसरी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। वैदिक परंपरा को मानने वालों के लिए लियाफेल नाम शिवलिंग से बहुत मेल खाता है। यहाँ के कुछ लोग इस पत्थर की मूर्ति को भगवान शिव से डायरेक्ट जोड़कर देखते हैं और उन्हें भारत के इतिहास के बारे में भी पता है, लेकिन ईसाई धर्म के चलते यहाँ पर लोग इस मूर्ति को ईसाई चिन्ह बताते हैं। हालांकि इसे लेकर लोगों की श्रद्धा अभी भी कम नहीं हुई है। पुराने समय की बात की जाए तो पहले इस मूर्ति को कोई खास नुकसान नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में आयरलैंड के इस शिवलिंग को कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। जून 2012 में एक व्यक्ति ने इस पत्थर पर 11 बार आक्रमण किया। फिर मई 2014 में किसी ने सतह पर लाल और हरा रंग डालकर इसे खराब करने की कोशिश की। यहाँ लोग काला जादू और तांत्रिक क्रियाएं करने आते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में शिवजी की पूजा का प्रचलन था, इस बात के हजारों सबूत बिखरे पड़े हैं। दोस्तों, आयरलैंड की ये सारी क्रियाएं उस समय की है जब आयरलैंड में कोई खास टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन नहीं था। लेकिन आज जब आयरलैंड को दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में गिना जाता है, तब भी आयरलैंड की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। कुछ लोग यहाँ की संस्कृति को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं और ये लोग आयरिश लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे सेक्स करके उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और फिर बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये सब पिछले कई सालों से यहाँ पर होता चला आ रहा है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। आज आयरलैंड विश्व के सबसे बड़े बीफ उत्पादक देश के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन असल में आयरलैंड में बीफ का कंज्यूम उतना नहीं है। यहाँ पर भारत की तरह खेती किसानी होती है और पूरे आयरलैंड में करीब 1,30,000 किसान हैं जो कि खेती किसानी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेकन और गोभी आयरलैंड में सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन है। आयरलैंड के सबसे फेमस फेस्टिवल्स में से एक सेंट पैट्रिक दिवस पर सबसे पसंदीदा व्यंजन में बेकन के कटे हुए टुकड़ों के साथ गोभी और आलू होते हैं। अगर आपको बेकन के बारे में नहीं मालूम तो आपको बता दें कि बेकन सुअर के मांस को कहते हैं। आयरलैंड एक समय पर ईसाई धर्म का पालन करता था। इतिहास के कुछ पन्नों को उठाकर देखा जाए तो ये भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक समय में हिंदू धर्म भी था, लेकिन वो समय के साथ कहाँ गायब हुआ और कैसे गायब हुआ कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आज इस देश की लगभग 83% आबादी रोमन कैथोलिक धर्म को, 3% आबादी प्रोटेस्टेंट धर्म को, 2.35% आबादी चर्च ऑफ आयरलैंड धर्म को, 0.37% आबादी प्रेस्बिटेरियन धर्म को, 0.15% आबादी मेथोडिस्ट धर्म को और अन्य छोटे लेकिन स्थिर धर्म को मानने वालों में जैविश समुदाय की आबादी 0.05% और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी यहाँ 11% है। आयरलैंड की बात करें तो अभी तक आयरलैंड ने अपनी संस्कृति को बचाकर रखा था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि किसी भी देश की संस्कृति के लिए खतरनाक है और ये चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे कि अमेरिका की तरह यहाँ पर भी ओपन सेक्स होने लगा है और आजकल तो आयरलैंड में किराए के मकान के लिए एक अजीब सा विज्ञापन दिया जा रहा है। इन विज्ञापनों में मकान मालिक किराएदारों से रेंट के बदले सेक्स की मांग कर रहे हैं। डबलिन में किराए के एक मकान के विज्ञापन में लिखा था, नॉर्थ डबलिन में एक रूम है, सिंगल लड़की के लिए ये मकान खाली है, जिसका किराया नहीं देना होगा, बस थोड़ी सी मस्ती करनी होगी। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब खुलेआम हो रहा है। रेंट के बदले सेक्स, इस चीज का ऐड आयरलैंड में खुलेआम किया जा रहा है और इस पर वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। किसी भी देश या फिर राज्य में अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि वो देश या फिर वो राज्य बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। इतना सब होने के बाद भी इस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर आयरलैंड के हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में आयरलैंड का भविष्य कैसा होगा? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।